नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9 का संस्कृत सिलेबस 2020-22 का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करने के पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हमको 200 पेज की कॉपी बनानी है और 200 पेज की कॉपी में आधा को हमको चैप्टर के लिए रखना है और आधे व्याकरण के लिए हम डिवाइड कर लेंगे। तो व्याकरण के लिए हम पहले वाला जो है उसको व्याकरण के लिए डिवाइड कर लेंगे और सबसे फर्स्ट पेज में हम ये सारे सिलेबस को लिख लेंगे। ठीक है, तो आज अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा व्याकरण खंड आता है। व्याकरण खंड इसमें दिया हुआ है, तो व्याकरण खंड में संधि कार्य है। संधि हमने पढ़ा भी है पहले भी, है ना। तो इसमें स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि में पूरे को हमको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 2 नियम को हमको पढ़ने हैं। प्रथम वर्गस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम है और म स्थानीय अनुस्वार इसको पढ़ने हैं। और विसर्ग संधि में उत्तम और सत्वम जो है उसी को बस हम पढ़ेंगे। उसके बाद है शब्द रूपाणी तो हमको याद भी है, बहुत सारे शब्द रूप तो हमको पहले से ही याद है, 6, 7, 8 में हमने पढ़े हैं। जैसे बालकवध, बालक के समान जो चलता है वो। साधुवध मतलब गुरु और साधु के समान जो चलता है वो। फिर इकारांत शब्द है मुनिवत, मुनि का भी हमने याद किया था, पितृ का भी याद किया था इसी की वजह से। फिर राजन, भवत, गुणिन, विद्वस। और उसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द है अकारांत शब्द लतावत मतलब जो बालिका के समान जो चलता है, और मतिवत और नदी, और धेनुवत, और इकारांत शब्द है मातृवत। तो ये शब्दों को शब्द रूप है। उसके बाद नपुंसक लिंग शब्द है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हमको पता है फलवत, और इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है वारिवत, और उकारांत है मधुवत, और हलन शब्द है जगत। और सर्वनाम शब्द भी हमने अस्मद युष्मत का पहले भी पढ़ा है, अकीम का भी हमने पढ़ा है, और तत् का भी हमने पहले पढ़ा है। तो उसको हम एक बार यहाँ पर फिर से हम पढ़ेंगे। उसके बाद धातु रूप है। धातु रूप परस्मय पद जो रूप है, परस्मय पद धातु जो है पड, गम, वद, भू, क्रीड, नी, दृश, अस, क्री, पा, त्यज, स्था, सक, साल, ज्ञा, श्रु, दा, सुच, रक्ष, हर्ष, ध्री, स्मृ, मिल, कृप, ये 5 लकार में पढ़ेंगे। 5 लकार में हमने पिछले अभी क्लास 8 में भी हमने इसको पढ़ा था, है ना। आत्मनेपद हमने नहीं पढ़ा था, तो इस आत्मनेपद को हम 3 लकार में पढ़ेंगे। सिर्फ सेव, लब, वंद और रुच का आत्मनेपद हम लट, लिट और लंग लकार में पढ़ेंगे। उसके बाद है कारक उपपद विभक्ति, इसको भी मैंने पढ़ाया था क्लास 8 में। तो ये जितने कोर्स में दिए हैं द्वितीया, तृतीया, परिता, समया, निक्सा, प्रति, विना, व्यताधिक, इतना को ही हम पढ़ेंगे। फिर ये तृतीया में साकम, सार्धा, विना, अलम, हीना, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे धातु रूप, ये व्याकरण के सारे क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति है, ये हम पढ़ लेंगे। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सारे शब्द जो दिए हैं उनके हिसाब से हमको करने हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे करना है। फिर प्रत्यय कत्वा, तुमुन और लय प्रत्यय तो हमने पिछले क्लास 8 में भी पढ़ा है। अब हमको कत्वतु, कत, सत्री और सानस प्रत्यय और इसमें ऐड किया है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। संख्या भी हमको याद है, 1 से लेकर 1 से 100 तक की संख्यावाची शब्द हमें याद है ना। पहले भी हमने पढ़ा है क्लास 8 में। और उसके 1 से लेकर 4 तक त्रिशलिंग से केवल प्रथमा विभक्ति, 3 लिंगों में प्रथमा विभक्ति में हमको पढ़ना है। एक इसको भी मैं पढ़ाई हूँ क्लास 8 में, तो ये भी हमारे लिए नया नहीं है। उपसर्ग है, उपसर्ग भी मैंने पिछले क्लास 8 में पढ़ाया है ना। तो 22 उपसर्ग होते हैं, तो इतना उपसर्ग को हमको पढ़ना है, तो 22 उपसर्ग को। और उसके बाद है वाक्यासु रेखांकित आधृत्य उचित प्रश्नवाचक पदानाम चयनम। तो ये क्या है, ये पाठ के अंतर्गत से आएगा। जैसे मूसी बुक से आएगा प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन, और ये भी ऑप्शन में आएंगे हमारे, तो इसको चयन करके लिखना है ऑप्शन में। ठीक है,
और उसके बाद है प्रसंगानुसार अर्थ चयनम, ये मीनिंग वर्ड होता है और संस्कृत का भी मीनिंग वर्ड रहता है, ये चैप्टर के अंतर्गत रहता है, ये भी ऑप्शन में आएगा। बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से हमको चॉइस करके लिखना है। उसके बाद भाषिक कार्य में पाठ से ही संबंधित भाषिक कार्य आएगा। इसमें कर्ता और क्रिया ढूंढना रहता है। कर्ती क्रिया पद चयनम, कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सा है, इसका क्रिया क्या है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन को ढूंढने रहते, क्वेश्चन में ढूंढने रहते। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान है इसको ढूंढना, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। विशेषण विशेष्य भी हमको पता है, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ये बहुत आसान है। वैसे पर्याय मतलब होता है मीनिंग वर्ड है ना, और विलोम भी हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद है आ वाला भाग है, 40 मार्क्स का ये आएगा, और 40 मार्क्स का ये इतना जो बताई हूँ वो 40 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर देखिए अभाग है, अभाग में ये व्याकरण खंड, व्याकरण का ये धातु रूप कारक प्रत्यय उपसर्ग, और ये पठित बोधन का ये वाला भाग ये आएगा आ में। और भाग आ में 40 नंबर का रहेगा ये भी। और भाग आ में भी एक गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश 10 मार्क्स का रहेगा। और गद्यांश को हम पहले भी 6, 7, 8 में गद्यांश पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से गद्यांश आएगा। और इसमें एक पदेन उत्तरत आता है, जैसे आता है जैसे क्लास 8 में हमने पढ़ा है उसी तरीके से ही ये उसी तरीके से आएंगे। तो ये हमारे लिए नया नहीं है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं ये सब। उसके बाद है औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन भी हमारे लिए नया नहीं है, हम क्लास 8 में भी पत्र लेखन किए थे, तो ये भी बहुत इजी है। और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, जैसे मैंने अभी पिछले बार दिया था वैसे इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, उसको हमको कंप्लीट करना रहता है। फिर है चित्राधारित वर्णनम तथा अथवा अनुच्छेद लेखनम। तो ये चित्र वर्णन है, चित्र को देखकर हमको 5 वाक्य बनाने हैं। या अनुच्छेद लेखनम मतलब उसमें भी मंजूषा दिया रहता है, उसके ये दोनों में से हमको एक करना, उसमें से देखकर हमको 5 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये भी हमारे लिए नया नहीं है, चित्र वर्णन भी हम पहले भी कर चुके हैं चित्र वर्णन। उसके बाद आया हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, लिखितनम पंच, और ये है संस्कृत अनुवाद है ना। तो संस्कृत में जो हिंदी में वाक्य दिए रहते हैं उसको हमको संस्कृत में अनुवाद करने रहते हैं। उसके बाद है पठित बोधनम। पठित और बोधनम 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें गद्यांश आधारित अबोधनम कार्यम। गद्यांश एक गद्यांश देता है, जैसे अपठित गद्यांश देता है उसी तरीके से पठित गद्यांश को देता है। और पठित गद्यांश के अंतर्गत ही उत्तर रहता है, इसमें एक पदन उत्तर रहता है और पूर्ण वाक्य उत्तर रहता है। ये 3 मार्क्स का रहता है। वैसे पद्यांश श्लोक जो है हमारे पाठ में जो श्लोक है उससे आधारित प्रश्न रहते हैं, इसमें भी एक पदन रहता है और प्रश्न उत्तर पूर्ण वाक्य में उत्तर रहता है। उसको हमको उसी में से देख के बनाने हैं, श्लोक से। इसको गद्यांश को गद्यांश से देख के बनाने हैं, श्लोक को श्लोक से। तो हमको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसको हमको उसी से ही हम देख के बना सकते हैं। नाट्यांश आधारित अवबोधन है। नाट्यांश एक चैप्टर, ये तीनों टाइप के चैप्टर रहते हैं हमारे बुक में, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। तो नाट्यांश को भी दिया रहता है और उसको उसी से ढूंढ के हमको प्रश्नों के उत्तर बनाने रहते हैं। उसके बाद है श्लोक, एकस्य श्लोकस्य अन्वय। ये 2 मार्क्स का रहता है। श्लोक दिया रहता है और नीचे अन्वय दिया रहता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो जो छूटा हुआ भाग रहता है उसको हमको देखकर फिल इन द ब्लैंक्स भरना रहता है। अब ये घटनाक्रम अनुसार कथा लिखना। घटनाक्रम हमने क्लास 8 में भी बनाया है, तो हमको आगे पीछे सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको हमको अरेंज करके इस सेंटेंस को लिखना रहता है। तो ये सारे संस्कृत में कोई नया चीज़ कुछ नहीं है। नया मतलब हम पिछले भी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, वही है संस्कृत में। अब ये है सेमुसी बुक, हमारी ये सेमुसी बुक है जो जिसको हमको पढ़ना है। तो इसमें 12 चैप्टर है, 12 तक के, द्वादशा पाठा तक के हैं, जिसमें से सप्तमा पाठा और द्वादशा पाठा ओमित है। ये 10 चैप्टर हमको पढ़ने हैं।
ठीक है, 10 चैप्टर को हमको पढ़ के समझने हैं और इसी से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, उसको दिया जाता है और उसको हमको कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, अब हाँ, हमारा सेमुसी बुक, एक तो हम सेमुसी बुक पढ़ रहे हैं, प्रथम भाग सेमुसी प्रथम भाग पढ़ रहे हैं, है ना। और हम हमारा जो एक्स्ट्रा बुक है ये हम खरीद सकते हैं, अभ्यास अनुभव और व्याकरण विधि जो है वह ये जो सारे व्याकरण अभी मैंने संधि ये सभी बताई हूँ, तो उसको मतलब वही व्याकरण जो है वह व्याकरण विधि में दिया रहता है। अगर हम खरीदना चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं, नहीं खरीदेंगे तो हम दूसरे बुक से कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये हमारा क्लास 9 का सिलेबस है और इसे हमको पढ़ना है। ठीक है, और बहुत आसान है संस्कृत पढ़ना, और संस्कृत में बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।